पशुपालन, पशुपालन की स्टूडेंट्स हम आज आपसे बात करेंगे। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा हमसे जो टॉपिक पूछे जाते हैं वो पशुपालन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं आपका एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री की आज हम आपसे बात करते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक आपका एनिमल हस्बेंड्री। चलिए, सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री की हमें याद आती है तो हमें हमारा पालतू जानवर गाय की याद आती है। गाय और भैंस ये दो कॉमन है जो हमें सबसे ज्यादा क्या होते हैं, याद आते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल याद आते हैं। तो आइए इसी टॉपिक पर शुरुआत करते हैं, गाय की, काऊ की। तो फ्रेंड्स, गाय पर यदि हम बेसिक यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि गाय जो है वो कितने प्रकार की होती है, मतलब बेसिकली गाय के प्रकार मतलब साहीवाल, गिर, ये वाले प्रकार नहीं। ऑल ओवर इंडिया में गायों को कितने, ठीक है, तरीके से बांटा गया है। तो बोले सर दो तरीके से बांटा गया है। कौन कौन से दो तरीके से? तो सर दो की तीन? तीन तो नहीं होगा, दो या तीन? दो तरीके से। चलिए बताते हैं, यहीं पर हम एक गलत कर देते हैं क्वेश्चन। गायों को स्टूडेंट्स कितने तरीके से बांटा गया? पहला तरीका है हमारा दुधारू नस्लें। पहला तरीका क्या है? दुधारू नस्लें, जिसे क्या कहा जाता है हमारा, इसे कहा जाता है हमारा डेयरी पर्पस, जिसे डेयरी के पर्पस से पाला जाता है। मेनली उद्देश्य हमारा क्या होता है? डेयरी के पर्पस पर होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा पर्पस आपको बताते हैं। दूसरा है हमारा भारवाहक, भारवाहक नस्लें। अब ये भारवाहक मतलब क्या होता है? ये तो दूध दे देती हैं। भारवाहक क्या होते हैं? जिनसे खेती करते हैं, जिनके बछड़ों से खेती की जाती है। उनकी जो गायें होती हैं वो ज्यादा दूध नहीं देती, उनकी गाय ज्यादा दूध नहीं देती। जैसे हमारी देसी गाय, देसी गाय दूध देती है क्या? नहीं। जैसे हॉलिस्टीन देती है, जर्सी गाय दूध देती, लेकिन उनके बछड़े कभी खेती करते हैं क्या हम लोग? बोले सर नहीं करते। तो भारवाहक नस्लें होती हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। बोले हाँ सर ड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। अब तीसरा क्या होता है सर? तीसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बहु उपयोगी। बहु उपयोगी मतलब जिसे कहा जाता है हमारा डुअल पर्पस। डुअल पर्पस कहा जाता। अब ये डुअल पर्पस का मतलब क्या हो गया? मतलब जो दूध भी देंगी अच्छा खासा, और जिनके जानवरों का क्या किया जाता है? कृषि में उपयोग किया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा हमारा, यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो इस तरीके के हमसे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, यदि आपसे ऐसे क्वेश्चन यदि पेपर में पूछे जाएं तो आप लोगों से बनना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए। चलिए ये हो गया। अब इसमें हम बात करेंगे कि भैया दुधारू नस्लें कैसी होती, किस नस्लों को दुधारू नस्लें कहा जाता है। थोड़ा सा उनके ऊपर भी जरा चर्चा करेंगे। दुधारू नस्लें में कौन कौन सी नस्लें आती है हमारी? तो दुधारू नस्लों की जब हम चर्चा करते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स दुधारू नस्लें जो हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं। दुधारू नस्लें मुख्यतः क्या होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। बोले सर कौन कौन सी दो प्रकार की होंगी? तो एक होती स्टूडेंट्स हमारी इंडियन, एक होती हमारी कौन सी? इंडियन वाली, मतलब भारतीय वाली, जिसे हम लोग पढ़ते हैं। और दूसरी होती है हमारी एग्जॉटिक, मतलब जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? विदेशी नस्लें, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? विदेशी नस्लें। और हर साल पेपर में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा देसी नस्लें हैं और निम्न में से बताइए कौन सा विदेशी नस्लें हैं। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा हमसे यदि पेपर में यदि पूछा जाएगा तो दुधारू नस्लें हमारे यहां इंडिया की कौन कौन सी हैं, इन पर चर्चा करेंगे और एक एक के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इंडियन की बात करेंगे। इंडियन की पहचान क्या होती है कि जब इंडियन गाय जब चलती है स्टूडेंट्स तो नीचे उनका एक गलकंबल होता है और उनके ऊपर क्या होती है? कुबड़ होती है। यदि आपने देखा होगा तो आपको मैं एग्जाम्पल बताना चाहूंगा, तो जरा आप एक एग्जाम्पल देखकर मुझे पहचान करिएगा कि देसी और विदेशी क्या होती हैं। ठीक है, देसी काऊ आपको मैं दिखाना चाहूंगा और विदेशी काऊ पहचान करके बताइएगा कि कौन देसी और कौन विदेशी है। आपको खुद को समझ में आ जाएगा एक एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, पिक्चर के द्वारा बताइएगा कि क्या ये देसी है या विदेशी है। चलिए, ये जो गाय आपको हम दिखा रहे हैं ये देसी है या विदेशी है? मैसेज करो, ये गाय जो है ये देसी है या विदेशी है?
मैसेज करें, 3 डॉट पर जाइए, आपकी स्क्रीन पर एक 3 डॉट बना हुआ है, 3 डॉट पे जाके आप क्या कर सकते हैं, इन कॉल मैसेज का ऑप्शन मिलेगा, इन कॉल मैसेज में जाके आप मैसेज करके बताइए कि क्या होगी। विदेशी बोल रहे हैं आप, विदेशी बोल रहे हो, ओके, चलो विदेशी बोल रहे हो, ओके, क्लियर हो गया, विदेशी है। ये वाली कौन सी है आपकी, ये जो आपको दिखाई दे रही ये कौन सी है, देसी है, ओके। तो स्टूडेंट्स यदि आपने देखा होगा तो जो भी गाय होती है ना उसकी ऐसी एक कुबड़ उठी हुई होती है, कुबड़ होती है, यहां पर जो ऊपर उठा है कुबड़ उठी होती है, उसका मतलब है कि ये देसी है। और जो गाय बिल्कुल सपाट होती है इसका मतलब है कि भाई क्या होगी, विदेशी होगी। बोल सर विदेशी की पहचान भी जरा हमें एक बार करवा दीजिए, विदेशी भी देख लेते हैं कि एग्जॉटिक ब्रीड हमारी कैसी होती है, आपको पहचान में आ जाएगा कि एग्जॉटिक काऊ कैसी होती है। ठीक है, अब देखिएगा ये बिल्कुल सपाट होती हैं, बात कलर की नहीं है, बात है इनकी सपाटनेस की है कि इनमें कुवड़ होती है या नहीं है, जिसे हम्प बोलते हैं। ये देखो ऊपर से देखो पूरा प्लेन है, ऊपर का जो भाग है इनका टोटली क्या है, प्लेन नजर आ रही है। बोले हाँ सर बिल्कुल। तो ये पहचान भी हमें जरूरी होती है, पेपर में कई बार हमें इमेज आ जाती है, बोला जाता है कि बताइए गाय देसी है या विदेशी है, तो हमें बनना चाहिए कि ये हमारी कौन सी गाय है, देसी। और विदेशी की पहचान कुबड़ से होती है, मेन तरीका तो यही है, रंग रूप से नहीं। कुबड़ देख लो, छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि ये देसी है या विदेशी है। तो दुधारू नस्लें देसी की यदि हम बात करेंगे तो कौन कौन सी होती है, तो बोले सर जैसे गिर होती है, हमारा गिर इसी में आता है, गिर गाय सुना है, बोले हाँ सर बिल्कुल सुना हुआ है हमने। हमने स्टूडेंट्स राठी गाय सुना हुआ है, बोले जी सर हमने राठी गाय सुना हुआ है, राठी गाय भी हमने सुना हुआ है। इसमें स्टूडेंट्स क्या आती है हमारी, तो बोले सर इसमें हमारी और भी बहुत इंपॉर्टेंट गाय आती, जैसे क्या हो गया हमारा रेड सिंधी हो गया, बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, रेड सिंधी इसी में आती है। कौन सी आती है, रेड सिंधी इसी में आती है। साहिबाल नाम सुना हुआ होगा आप लोगों ने, तो बोले यस सर बिल्कुल हमने साहिबाल का नाम सुना हुआ है, साहिबाल भी इसी में आ जाती है। साहिबाल ये गाय के नाम है, सबकी पहचान करवाएंगे आपको कि कौन सी गाय कैसी दिखाई देती है। कांकरेज का आपने नाम सुना हुआ होगा, तो बोले जी सर बिल्कुल सुना है हमने कांकरेज का नाम, कांकरेज इसी में आती है आपकी, कांकरेज क्या है आपकी इसी में आती है। तो ये गाय क्या है हमारी, दुधारू गाय हैं, तो बोले जी सर। अब पेपर में एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट यहां से पूछ लिया जाता है, अब गाय पर आए हैं तो गाय के विशेष जो नाम है उन पर हमने चर्चा कर लिया, बेसिक आपको बता दिया कि भैया गाय 2 प्रकार की होती। पहला ही क्वेश्चन गाय से क्या पूछा जाता है कि भाई बताइए इनमें से सबसे ज्यादा दूध देने वाली कौन सी गाय है, सबसे ज्यादा दूध, सबसे ज्यादा दूध, सबसे ज्यादा दूध किसका है, इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से साहीवाल का सबसे ज्यादा दूध होता है, ओके। और कोई, जी साहीवाल कह रहे हैं आप, जी हाँ वेरी गुड, जी हाँ स्टूडेंट, साहीवाल का सबसे ज्यादा क्या होता है, दूध होता है। साहीवाल गाय जो है सर्वाधिक दूध देती है। माइक चालू नहीं करना है बेटा क्लास चलते समय, क्लास होने के बाद में आपको मैसेज करना है, या तो आप मैसेज से जवाब दें। चलिए साहीवाल का होता है, वेरी गुड जी, करेक्ट आंसर है भाई। अब साहीवाल काऊ जो गाय होती है हमारी कैसी होती है, आपको दिखा देता हूं मैं। साहीवाल गाय आपने सभी ने देखा होगा, इस गाय के बारे में हर व्यक्ति जानता है, साहीवाल के बारे में देखा जरूर होगा कहीं ना कहीं। साहीवाल रेड कलर की होती है, बोले जी सर, लालो जिसे कहा जाता है, और लालो भी कहा जाता है क्योंकि लाल होती है हल्की सी, बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो हाईएस्ट फैट, पेपर में क्या क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है, हाईएस्ट फैट किसका होता है, हाईएस्ट फैट किसका है भाई, सर्वाधिक बसा किस गाय में सर्वाधिक बसा पाया जाता है, सर्वाधिक बसा तो क्या होगा, साहीवाल होगा सर्वाधिक बसा में।
बोले सर ना, साहीवाल में सर्वाधिक बसा होता है? नहीं होता, नहीं होता सर। ये तो सर सर्वाधिक क्या है, हाईएस्ट क्या है सर? हाईएस्ट मिल्क की बात हो रही है। देसी में सर्वाधिक मिल्क, देसी में सर्वाधिक मिल्क। बोले सर ये क्वेश्चन बनेगा सर्वाधिक दूध का बनेगा। बोले हाँ सर चलिए ठीक है। तो सर्वाधिक बसा किस में होता है? सर्वाधिक बसा होता है थार पारकर में। नाम सुना है आपने, थार पारकर? एक गाय है, आगे हम बात करेंगे उस पर भी। थार पारकर नाम जरूर सुना है। ये दो क्वेश्चन तो पेपर में लगातार कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए, ठीक है, एक एक टॉपिक पर हम विस्तार से बात करेंगे आपके साथ में। तो गाय पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला ही क्वेश्चन बनता है आपका गाय का, वनस्पतिक नाम। सही है क्या ये वनस्पतिक नाम? बताओ। बॉटनिकल नेम सही लिखा मैंने, मैसेज करो। बॉटनिकल नेम यही होता है क्या? बॉटनिकल नेम, गाय का बॉटनिकल नेम होता है क्या? जी मैसेज करें फटाफट, गाय का बॉटनिकल नेम होता है क्या? वेरी गुड, चलिए एक दो बच्चों ने तो सही आंसर दिया भाई। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझदार हैं बच्चे। बोले सर नहीं, नाम में ही लिखा है वनस्पति, ये गाय वनस्पति है क्या? बोले सर नहीं, गाय वनस्पति नहीं होती है। तो जानवर के साथ में कभी वनस्पति नहीं आता है। वनस्पतिक नाम सिर्फ किसके नाम के साथ में आता है आपसे यदि पेपर में पूछा जाएगा तो? बताओ, वनस्पति नाम किसके साथ में आएगा? सर प्लांट के साथ में आएगा, पौधों के साथ में आएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो 100% यहां पर हमसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो क्या बनेगा? वनस्पतिक नाम नहीं बनेगा, इनका नाम होता है वैज्ञानिक नाम। क्या नाम बनता है इनका? वैज्ञानिक नाम बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नेम। जानवरों के साथ में हमेशा साइंटिफिक नेम लिखा जाता है। ये कॉमन बात होती है जो हमें समझ में नहीं आती कई बार। तो बोले यस बिल्कुल ठीक है भाई, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब स्टूडेंट्स पहला ही क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। यदि आपको पता है तो आप मैसेज कर सकते हैं। बॉस इंडिकस होता है। ओके जी वेरी गुड, चलिए गाय का आपने साइंटिफिक नेम बता दिया, बॉस इंडिकस जी। और कोई बॉस इंडिकस के साथ जाना चाह रहे हैं? जी गाय का वैज्ञानिक नाम, चलो मैं आपसे बोल दे रहा हूं देसी गाय का बताओ, देसी गाय का बताओ। और पेपर में आ गया विदेशी गाय का नाम बताओ। विदेशी गाय का नाम भी आ गया, देसी गाय का नाम भी आ गया और विदेशी गाय का नाम भी आ गया। क्या लिखोगे फिर देसी और विदेशी का? तो दोनों अलग अलग हैं। यदि आपसे इंडियन काऊ पूछा जाए, इंडियन काऊ, इंडियन काऊ पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा जो आप बता रहे हो, बॉस इंडिकस। क्या नाम बनेगा? बॉस इंडिकस बन जाएगा। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, बॉस इंडिकस आपका क्या हो जाएगा यहां पर, नाम हो जाएगा। अब यदि मैं आपसे बोलूं भैया विदेशी गाय, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सोटिक ब्रीड, एक्सोटिक ब्रीड के नाम से जानते हैं, बोले एक्सोटिक काऊ ऐसा बोलेंगे। तो जब विदेशी गायों की बात करेंगे तो इनके नाम के साथ में क्या आता है? इनके नाम के साथ में आता है बॉस टॉरस। क्या आता है? बॉस टॉरस लिखा जाता है। क्या सही है? तो बोले यस सर, बॉस टॉरस लिखा जाता है। ये होगा स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा हमसे। तो ये दोनों नाम हमें याद रखना है। ओके क्लियर हो गया। अब ये किस परिवार के सदस्य हैं? इनका परिवार कौन सा है? किस परिवार में जन्म लिया गाय ने? बताओ इसकी फैमिली क्या है, बताइए। फैमिली, इसकी फैमिली क्या होगी? बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए कुछ बच्चों ने बहुत ही बढ़िया आंसर बताया हुआ है। फैमिली बता रहे हैं आप बोवाइडी। ओके, दो तीन बच्चों ने बहुत बढ़िया मैसेज किया है कि भैया ये बोवाइडी परिवार का सदस्य होगा। किस परिवार का सदस्य? बोले बोवाइडी। सही है क्या? बोले हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। परिवार का नाम क्या है स्टूडेंट्स? बोले सर परिवार का नाम है हमारा बोवाइडी। बोविडे या बोवाइडी के नाम से इसे जाना जाता है। इस परिवार का क्या है? ये सदस्य है। बोले ये परिवार का नाम है। जैसे आप लोग भी बोलते हैं ना हम कौन से परिवार से, हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, ठीक है, हम लोग राजपूत हैं, तो वैसे ही गाय का भी परिवार है। उस परिवार का नाम है बोवाइडी। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, आपसे बनना चाहिए।
चलिए, जैसे इंसानों का गुणसूत्र होता है और वही गुणसूत्र क्या होते हैं, आपके बच्चों में आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके मम्मी के ऊपर आप गए होंगे, या आप पापा के ऊपर गए होंगे, या हाइट गई होगी, या आपका फेस गया होगा, या तो आपके कुछ क्या होंगे, ठीक है, गुणधर्म आए होंगे कि भैया वो, ठीक है, स्मार्टनेस हो गई, या फिर फेयर चेहरा हो गया आप लोगों का, कुछ ना कुछ आपके पेरेंट्स से आपका मिलता जुलता, ठीक है, बॉडी में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलता है। तो बोले हाँ सर बिल्कुल मिलता है। तो जानवरों में भी गुणसूत्र होते होंगे, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, यदि उसमें जान है, मतलब यदि वो क्या है, लाइव है, जिंदा यदि है, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, गुणसूत्र होगा। इंसानों की बात करें चाहे जानवरों की बात करें, गुणसूत्र होता है। तो गुणसूत्र को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम नंबर। गुणसूत्र को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम नंबर के नाम से जाना जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्रोमोसोम नंबर बन जाएगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब इसका क्रोमोसोम कितना होता है, तो स्टूडेंट्स क्रोमोसोम का मतलब होता है कि भैया जो गुणसूत्र होंगे ना वो होंगे जोड़ी में होते हैं हमेशा। तो जोड़ी के लिए 2n लगाया जाता है, हमेशा क्या होते हैं, जोड़ी में, क्योंकि गुणसूत्र x भी होता है और y भी होता है, x और y दोनों होते हैं, x गुणसूत्र और y गुणसूत्र दोनों होते हैं। तो x और y दोनों मिलकर ही क्या होते हैं, बच्चे का जन्म होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा हमसे। तो 2n इक्वल टू कितना होता है, 60 होता है। याद रखिएगा पेपर में यह भी पूछा गया है कि भैया गाय का जो गुणसूत्र है वो कितना होता है, 2n इक्वल टू 60 होता है। बोले जी सर बिल्कुल बनेगा हमसे। अब इसके बाद में हमसे पेपर में पूछा जाता है कि टोटल आईसीआर के द्वारा एफिलेटेड गायों की संख्या कितनी है, मतलब रजिस्टर्ड गायों की संख्या, जैसे गेर, राठी, रेड सिंधी, साहिवाल, कांकरेज, ठीक है, कैन कठा, आपका कृष्णा वैली, थार पारकर, हरियाणवी, ये ऐसी बहुत सारी गाय हैं। टोटल कितनी गाय हैं जो आईसीआर से प्रमाणित है, आईसीआर ने उनको रजिस्टर्ड कर दिया कि भैया भारत के अंदर इतनी ही गाय हैं, कितनी है, 28। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो प्रमाणित गाय कितनी है आप हमारे यहां इंडिया में, प्रमाणित गाय की किस्म, प्रमाणित गाय की किस्म, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया जो, ठीक है, आपकी एफिलेटेड या रजिस्टर्ड जिसे हम लोग कह सकते हैं कि भैया ये क्या है, हमारी रजिस्टर्ड है, तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा हमारा रजिस्टर्ड गाय। यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाए तो कितनी है रजिस्ट्रेशन गाय वाली, ठीक है, रजिस्टर्ड गाय जो है, रजिस्टर्ड काउ कितनी है टोटल इंडिया की, 28। कितनी है टोटल, 28 रजिस्टर्ड काउ की संख्या है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन हमारा पेपर में पूछा जाता है। अब आपसे यदि मैं थोड़ी सी चर्चा करूं कि आपके पास में एक गाय है, आपके पास में क्या है, एक गाय है, कोई भी गाय है, चाहे वो देसी हो चाहे वो विदेशी हो। देसी और विदेशी गायों को आपको बांधना है, आपके घर में एक देसी गाय आपने लेकर आए हो और उसको आपको बांधना है। तो एक देसी गाय या विदेशी गाय को बांधने के लिए कितने मीटर का आपको स्थान लगेगा, क्योंकि गाय यदि आपने यहां बांधा तो भले ही आपने इधर क्या बना लिया, उसका खाने पीने का सामान बना दिया, एक में खाना रख दिया एक में पानी रख दिया, तो ये उसका क्या हो गया, ये उसका फूड हो गया, और ये उसका क्या हो गया, ये उसका वाटर हो गया, और यहां पर आपने गाय को बांध दिया। तो गाय आपको पता है यदि आप उसको बांधोगे तो गाय रस्सी के माध्यम से इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, मतलब वो टहलती रहती है। बोले जी सर बिल्कुल टहलती रहती है। तो ये जो एरिया है ये मीटर स्क्वायर में होता है, कितने मीटर स्क्वायर एरिया होना चाहिए नॉर्मल गाय के लिए, गाय गर्भवती नहीं है, गाय अभी नॉर्मल है, सिंपल गाय है, उसको कितना स्थान लगेगा कम से कम, वेरी गुड, 8 से 10 मीटर का स्थान उसे कम से कम यहां पर क्या होगा, रिक्वायरमेंट में रहेगा। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाए तो। चलिए क्लियर है क्या, ये 8 से 10 मीटर स्क्वायर का लगेगा। 7 मीटर स्क्वायर, जी नहीं स्टूडेंट, 7 मीटर स्क्वायर आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, 7 8 दोनों सही है, 7 भी बोल सकते हैं या इसको आप 8 भी कर सकते हो, 7 और 8 दोनों सही हैं। 7 और 8, अरे सेंटीमीटर, एक ने कहा सेंटीमीटर, वेरी गुड, सेंटीमीटर कहा गया, मतलब गाय जो है, ये जो मेरा पेन रखा हुआ है ये भी कम से कम 20 सेंटीमीटर का होगा, मतलब इतनी बड़ी गाय होती है, इतनी लंबी गाय होती है। सेंटीमीटर में देने वाले बच्चों को बधाई, ठीक है, जो सेंटीमीटर में दे रहा है, ये मेरा पेन है ना, इससे भी छोटी गाय होती, क्योंकि पेन मेरा 20 सेंटीमीटर से भी ऊपर का होगा। चलिए बधाई हो आपको। चलिए अच्छी है, ऐसे में तो फिर आप 1000 10,000 गाय पाल सकते हो,
एक छोटे से कमरे में ला ला के रख दो, वेरी गुड। चलिए 7 से 8 सेंटीमीटर है ना, वेरी गुड। कि मीटर, तो बोले सर मीटर स्क्वायर, कितना, मीटर स्क्वायर को क्या लगता है, उसका एरिया लगता है। तो बोले जी सर बिल्कुल बन जाएगा, हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब स्टूडेंट्स ये नॉर्मल गाय थी, ये क्या थी, नॉर्मल गाय थी। लेकिन यदि ये साधारण गाय की बात हो रही है, साधारण गाय मतलब क्या है, जो गाय अभी गर्भवती नहीं है, ये जो है ठीक है नॉर्मल कंडीशन की गाय है। नॉर्मल कंडीशन में, कैसी कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। अब यदि गाय आपकी क्या हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है, मतलब गर्भवती हो गया है। प्रेग्नेंट गाय को क्या लगेगा, कम स्थान लगेगा या ज्यादा लगेगा, गर्भवती अवस्था में, प्रेगनेंसी अवस्था में या प्रेग्नेंट अवस्था में ज्यादा लगना चाहिए स्थान या कम लगना चाहिए। तो बोले सर हम लोग जानवरों को दूर बांध देते हैं, जब कोई भी गाय क्या होती है, गर्भवती होती है, तो हम लोग उसे क्या करते हैं, दूर स्थान में बांध देते हैं कि भैया वो ठीक है किसी जानवर से टकरा ना जाए, उसे लग ना जाए किसी प्रकार का। तो बोले जी करेक्ट बात है, ये तो बिल्कुल 100%। चलिए तो इस हिसाब से फिर उसको ज्यादा स्थान चाहिए, कम से कम उसको 10 मीटर स्क्वायर का क्या चाहिए होता है, स्थान चाहिए होता है, कम से कम 10 मीटर का उसको स्थान चाहिए होता है। तो बोले जी बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा, हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब स्टूडेंट्स पेपर में यदि हम बात करेंगे आपसे, तो एक और है, एक क्वेश्चन जो बार बार पेपर में पूछा जाता है हमसे, उस क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे। गाय का स्टूडेंट्स आप लोगों ने पेट देखा होगा, बोले यस सर बिल्कुल गाय का पेट देखा है, जहां से क्या होता है, गाय गर्भ धारण करती है। तो स्टूडेंट्स गाय का गर्भाशय कैसा होता है, पेपर में हमसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि गाय का जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, काउ यूटेरस, गर्भाशय। तो गाय का जो गर्भाशय होता है, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, बच्चा कुछ इस तरीके से गाय के पेट के अंदर से होता है, क्योंकि गाय जो होती है हमारी वो कुछ इस तरीके से होती है, लंबी चौड़ी गाय होती है और पेट में बच्चा कुछ इस पोजीशन पर होता है, देखा क्या आपने, बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो ये कितने पक्ष में है, तो सर गाय का गर्भाशय जो होगा वो 2 पक्ष में है, क्यों, क्योंकि यहां से उसका पूरा खाना पीना जा रहा है, पूरा गाय का खाना पीना जाएगा, तो बीच वाला हिस्सा 2 भागों में बटा है, मतलब इसे क्या कहा जाता है, द्विपक्षीय के नाम से जाना जाता है। गाय के गर्भाशय को क्या कहा जाता है, द्विपक्षीय कहा जाता है। या भैंस की भी बात करेंगे भैया यही होगा, द्विपक्षीय के बारे में इसमें हम लोग जानते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा, हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो नोट डाउन कर लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो बोले सर इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, वैपराइटिक के नाम से इसे जाना जाता है। नोट कीजिए, ये पेपर में हमसे पूछा गया है, लगातार कई बार यहां से हमें पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बोले जी बिल्कुल बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये होता है हमारा कि गाय जब दूध देती है, गाय दूध देती है, बोले हाँ सर बिल्कुल दूध देती है। तो जब गाय दूध देती है तो गाय का जो पहला दूध होता है, पहला दूध मतलब जब पहली बार गाय एक बछड़े को जन्म देती है, या कोई महिला भी जब पहली बार एक बच्चे को जन्म देती है, तो हमें यह कहा जाता है कि गाय या माता का पहला दूध, इंसानों में भी कहा जाता है कि माँ का पहला दूध बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स ठीक है और बहुत सारे मिनरल्स, सभी चीजें, पोषक तत्व सभी प्रकार के होते हैं जो बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट मिल्क जिसे कहा जाता है, ये फर्स्ट मिल्क को किस नाम से जाना जाता है, गाय के पहले दूध को क्या कहा जाता है। चलिए एक ने कहा है खीस, ओके वेरी गुड, चलिए एक ने खीस कहा है, और बताइए क्या कहा जाता है इसे, खीस, कोलेस्ट्रम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दोनों सही आंसर है। हिंदी में उसे खीस कहा जाता है और इंग्लिश में उसको कोलेस्ट्रम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है उसे, हिंदी में खीस और इंग्लिश में उसको कोलेस्ट्रम के नाम से जाना जाता है। तो बोले बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा हमसे। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आपके मन में उठेगा कि भैया जब गाय का पहला दूध है तो गाय क्या करेगी, सबसे पहले बोल सर बछड़े को जन्म देगी, तो फिर गर्भ में कितने दिन रखेगी गाय अपने बच्चे को। जैसे माँ जो है ठीक है, माता जो होती है वो बच्चों को 9 महीने गर्भ में रखती है, 9 महीने, 9 महीने मतलब एक महीने में 30 दिन, मतलब 9 या 27, लगभग 270 दिन के आसपास में। तो वैसे ही गाय जब अपने बच्चों को गर्भ में रखेगी तो वो गर्भकाल कितना होना चाहिए, गर्भकाल
जिसे हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, जिसे क्या कहा जाता है, गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। किसके लिए? गाय के लिए। अभी बात ये इंसान की हुई, मतलब माताओं की हुई है। अब हम बात करेंगे गाय की। गाय का गर्भकाल कितना होता है, गर्भकाल अवधि कितनी होती है गाय की? पेपर में यदि पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे आप लोग? 282 दिन। वेरी गुड, 282 दिन आप लोग कह रहे हैं। काऊ का जो है, ठीक है, वो आप गेस्टेशन पीरियड जो है वो 283 दिन आप बोल रहे हैं जी। और कोई? 280 दिन बोल रहे हैं जी, वेरी गुड, ओके। और कोई? पेपर में यदि पूछ लिया जाए गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है, 281 दिन होता है, वेरी गुड जी। हाँ स्टूडेंट्स, एक्चुअली में जो आपको करेक्ट डाटा मिलेगा, ठीक है, जो करेक्ट डाटा आपको मिलेगा तो वो कितना मिलेगा स्टूडेंट्स आप लोगों को? 283 दिन मिलता है बच्चों, 283 दिन, 283 डेज, ये आपको करेक्ट डाटा मिलता है। अब इसके पास में आपको एक दो अंक पीछे भी मिल सकता है तो चलेगा, एक्यूरेट तो कभी नहीं होता, आपको भी पता है ना, तो इंसानों में होता है, क्योंकि आपको इंसान में भी डॉक्टर कह देता है कि भाई आपकी डिलीवरी इस तारीख को होगी, लेकिन उससे पहले या उससे एक दो दिन बाद में भी डिलीवरी होती है। तो ये एक्चुअल करेक्ट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम गायों का जब एक औसत निकाला गया तो ये एक प्रकार का क्या होता है, औसत होता है। तो यदि हमें ये डाटा मिलेगा तो एक्यूरेट यही लगाएंगे, और इससे यदि एक दो कम मिल गया और यदि ये नहीं मिला तो फिर उसको लगा देंगे जो उसके आसपास में होगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बनेगा हमसे। अब स्टूडेंट्स ये भी पेपर में पूछा गया है कि जब एक गाय, ठीक है, पूरा अपना दिन भर में कितने लीटर यूरिन देती है, यूरिन मतलब उसका, ठीक है, मूत्र एक दिन का कितना होता है, ये हमसे पेपर में पूछा जा चुका है। 8 से 10 लीटर आप लोग कह रहे हैं, ओके, वेरी गुड। यूरिन की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स तो इसका जो यूरिन है, यूरिन बेसिक क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं, मतलब इसका क्या हो जाता है, मूत्र प्रतिदिन, यूरिन पर डे 8 से 10 लीटर, ओके, करेक्ट है भैया, ठीक है। गाय का यदि हमसे क्या पूछ लिया जाए, यूरिन पूछ लिया जाए कि भैया गाय का जो यूरिन है वो पर डे कितना होता है, तो ये भी हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। 8 से 10 लीटर आप लोग बोल रहे हैं, जो लगभग आपका करेक्ट है कि लगभग लगभग कितने लीटर के आसपास में? बोले सर 10 लीटर के आसपास में ये हमारा आंसर बन जाएगा, 10 लीटर के आसपास में होता है, 8-10 लीटर आप लोग इसमें करेक्ट आंसर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, ये भी हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसमें यदि हमसे पेपर में यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया उनका जो गोबर है, गोबर, गोबर से भी क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में, गोबर कितना होगा, गोबर एक दिन में गाय कितना गोबर देती होगी पर डे, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए जनरल नॉलेज के साथ साथ में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जा चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये लगभग आपसे 8 से 10 लीटर हो गया, और ये गोबर भी आपका स्टूडेंट्स लगभग लगभग 8 से 10 केजी हो जाता है, लगभग 10 केजी। हाँ 10-12 आप लगा सकते हो, भैंस थोड़ा सा ज्यादा करती है, भैंस की बात करेंगे तो इसमें 2-2 लीटर का क्या हो जाएगा, फर्क आ जाएगा, ये 12 के तक पहुंच जाएगा, 10-12, उसमें 10-12 हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा 10-12। तो भैंस थोड़ा सा ज्यादा यूरिन भी देती है और ज्यादा क्या करती है, गोबर भी देती है। बोलिए सर औसत की बात हो रही, पशु उपज प्रतिदिन, है ना, तो ये गोबर की बात हो गई। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, ये भी हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आप बताइए, जैसे इंसानों में आप यदि आपके हाथ में दी, रिस्ट में दी आप कलाई पकड़ते, जैसे डॉक्टर के पास गम में गए तो डॉक्टर पूछता है आपकी नब्ज नहीं चल रही, मतलब डेथ हो गए, आप मर गए, तो भाई गाय की भी धड़कन चलती होगी, गाय की भी धड़कन चलती होगी। बोले हाँ सर गाय की भी धड़कन चलती है, चलती कि नहीं चलती गाय की धड़कन? बोले सर चलती है। तो प्रति मिनट में गाय की धड़कन कितनी धड़कती है? नाड़ी गति जिसे कहा गया है, जिसे क्या कहा गया है, नाड़ी गति कहा गया है, पल्स स्पीड के नाम से जाना जाता है, पल्स स्पीड जिसे कहा जाता है, कितनी होती प्रति मिनट? तो सर गाय की जो पल्स गति होती है वो 48 से लेकर 84 बीट्स प्रति मिनट होती है, बीट्स प्रति मिनट होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 48 से 44 बार धड़कता है एक मिनट में, 48 से 44 बार, अलग अलग गायों के लिए अलग अलग है, लेकिन ये यही ऑप्शन आपको पेपर में देखने को मिलता है। बोले जी सर
बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो 100% बनेगा। एक गाय का औसत बसा कितना होता है? एक गाय यदि है तो गाय के दूध में औसत बसा कितना पाया जाता है? जी बताइए, गाय के दूध में औसत बसा कितना होगा? बसा, फैट, 5%, 4.5%? ओके जी, वेरी गुड। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया फैट की मात्रा कितनी होगी, ओके चलिए बढ़िया है, सही आंसर है आपके द्वारा जो दिया गया है। काउ मिल्क में स्टूडेंट्स लगभग लगभग 4% के आसपास, हाँ 4.5 आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट बनता है यहां पर, बिल्कुल सही है। 4.5 जो है वो एक बिल्कुल आपका सिस्टमेटिक आंसर हो जाएगा आसानी के साथ में। देखते हैं जरा कि आपका करेक्ट आंसर किसके साथ में जाना चाहेंगे। तो स्टूडेंट्स 4.5 जो परसेंट है वो बसा की मात्रा लगभग इसके आसपास में होती है, लगभग इसके आसपास में। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, ये बसा की मात्रा होगी। अब गाय के दूध में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? गाय के दूध में यदि मैं आपसे बात करूं कि भैया गाय का जो मिल्क है उसके हमें क्या बता दो, कॉम्पोजिशन बता दो कि गाय के दूध के अंदर क्या क्या चीज पाई जाती है। गाय के दूध के अंदर क्या क्या चीज पाई जाती है? क्या गाय के दूध में पानी होता है? गाय के दूध में पानी, बोले जी हाँ, गाय के दूध में पानी होता है। गाय के दूध में पानी पाया जाता है, तो बोले हाँ सर बिल्कुल गाय के दूध में पानी पाया जाता है। कितना परसेंट गाय के दूध में पानी होता है? बसा तो लिख लिया आप लोगों ने 4.5, पानी भी होता है गाय के दूध में। वाटर ऑटोमेटिक होता है भैया, गाय जो पानी पीती है ना, जो गाय जितना ज्यादा पानी पीती है उसके हिसाब से वो दूध भी देती है। ओके, लगभग 87%, गाय के दूध में 87%, 87% क्या होता है? एक्यूरेट याद रखिएगा, 87% पानी होता है गाय के दूध में। गाय के दूध में कितना परसेंट पानी पाया जाता है? 87% गाय के दूध में पानी पाया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। गाय के दूध में प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है? प्रोटीन यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए भाई प्रोटीन बताओ, मैसेज करो प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है गाय के दूध में? गाय के दूध में प्रोटीन 3.5%। ओके 3.5%, 3%, हाँ चलेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 3.5 सही आंसर है। 3% के आसपास में, 3% के आसपास में पाया जाता है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, हाँ 3.5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लक्चुएट होते हैं थोड़े बहुत। 3.5 सही आंसर है आपका। अब यदि मैं इसमें आपसे बात करूं कि भैया ये हो गया आपका क्या, बसा हो गया, पानी हो गया, प्रोटीन हो गया, ये चीज पाई जाती है। अब स्टूडेंट्स आपने देखा होगा मिल्क में लैक्टोज पाया जाता है जो दूध में मीठा होता है। जैसे कई बार आप लोग कच्चा दूध पीते हैं, किसी ने कभी पिया है कच्चा दूध? पानी पिया, पानी ऑटोमेटिक हमें क्या लगता है, थोड़ा सा मीठा मीठा सा लगता है। या किसी के घर गए बोले आपके यहाँ का पानी हमें अच्छा नहीं लग रहा, मतलब उसमें मीठापन नहीं है। जैसे दूध यदि आपने पी के देखा होगा कच्चा दूध, तो कच्चा दूध यदि आपने पिया होगा तो उसमें ऑटोमेटिक क्या होता है, थोड़ा सा मीठापन लगता है। बोले हाँ सर बिल्कुल मीठापन लगता है। तो शक्कर में पाए सॉरी दूध में पाए जाने वाली शर्करा का नाम क्या है? विच सुगर कंटेंट प्रेजेंट इन काउ मिल्क, उसका नाम क्या है, क्या कहते हैं उसे? बहुत शानदार आंसर देते हुए स्टूडेंट्स आप सभी लोग, चलिए वेरी गुड। क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स? तो बोले सर दूध में ना, दूध में शर्करा जो पाई जाती है, दूध में जो शर्करा पाई जाती है, जो सुगर पाई जाती है स्टूडेंट्स, उसका नाम क्या है? उसका नाम है लैक्टोज। उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? उसे लैक्टोज के नाम से जाना जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से हमें क्या हो जाएगा, बन जाएगा। उसे क्या कहते हैं? लैक्टोज के नाम से जानते हैं। दूध में पाए जाने वाली शर्करा का नाम क्या है? मिल्क सुगर जो होती है, ऑटोमेटिक जो होती है, उसे कहते हैं लैक्टोज। तो चलो ठीक है भाई, लैक्टोज हमें बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब यदि यहीं पर मैं बात करूं आप लोगों से, दूध में एक और चीज पाई जाती है, दूध के अंदर एक और चीज पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं टीएसएस। टीएसएस के नाम से जाना जाता है। टीएसएस का मतलब क्या होता है?
टीएस कितने परसेंट रहता है भैया? थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लैक्टोज लगभग और लगभग 4% नजर आ जाता है। मैसेज करेंगे लैक्टोज आपको कितना परसेंट नजर आ जाएगा? 4% के आसपास, 4 या 4.2 भी लिखते हैं। एवरेज आप 4% याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा ये डाटा हमें क्या मिलते हैं? फ्लक्चुएट देखने को मिलते हैं। अब ये टीसीएस क्या होता, मतलब टीएसएस क्या होता है? टीएसएस, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, टोटल सॉल्यूबल सॉलिड। क्या कहते हैं इसे हम लोग? टोटल सॉल्यूबल सॉलिड के नाम से इसे जाना जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कुल ठोस पदार्थ। कुल ठोस पदार्थ के नाम से जाना जाता है। कुल ठोस पदार्थ मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? दूध में जो गाढ़ापन होता है, दूध में जो गाढ़ापन होता है वो हमारा क्या हो जाता है? टोटल सॉल्युबल सॉलिड कहलाता है। कितना परसेंट होता है टीएसएस? पेपर में पूछा गया है, टीएसएस की मात्रा बताइए, बोले कितना परसेंट होती है? तो फ्रेंड्स टीएसएस की मात्रा जो होती है लगभग 12% के आसपास में होती है, 12.5 या 12.5 के आसपास होती है, 12.5, ठीक है, जिसे हम लोग कह सकते हैं भैया 12.5 के आसपास में होती है, 12 या 12.5। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बनेगा। अब स्टूडेंट्स इसमें एक और चीज पूछी जाती है जिसे कहा जाता है एस, जिसे क्या कहा जाता है? एस, या जिसे कहा जाता है राख। एस या इसे क्या कहा जाता है? राख का प्रतिशत। अब ये राख क्या चीज है? या जिसे हम लोग बोलते हैं मिनरल्स बोलते हैं, इसे हम लोग एक और शब्द में मिनरल्स के नाम से भी जानते हैं। मिनरल्स कोई ना कोई खनिज तत्व, कोई ना कोई खनिज तत्व कितना परसेंट पाए जाते हैं जी? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में क्या होता है, चूल्हा होता है, तो चूल्हे को जब हम लोग लकड़ी जलाते हैं तो उसके बाद में राख बचती, तो उस राख में कम कुछ ना कुछ रहता है। बोले राख में सर कैल्शियम होता है क्या? हाँ, मिल जाता हमें देखने के लिए। तो स्टूडेंट्स गाय के जो मिल्क में, यदि आपसे मैं बात करूं कि भैया गाय के जो मिल्क में आपको कौन कौन से एलिमेंट देखने को मिल जाएंगे, गाय के मिल्क में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं जो गाय के दूध में पाए जाते हैं? क्या गाय के दूध में लोहा होता है? लोहा, लोहा मिलेगा गाय के दूध में देखने? लोहा मिलेगा? अरे वाह, वेरी गुड। चलिए, एक ने कह दिया कि भैया गाय के दूध में लोहा मिलता है। कैल्शियम मिलता है? कैल्शियम, चलो कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, जरा मैं आपके मन की बात जानना चाहूंगा। आपके मन की बात जरा पता चलेगी तो अच्छा लगता है। वेरी गुड, चलो कैल्शियम भी पाया जाता है बोले गाय के दूध में। गाय के दूध में क्या पाया जाता है? कैल्शियम भी पाया जाता है। ये भी एक सही बात हो गई भाई कि उसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम भी हमें देखने को मिल जाएगा, करेक्ट आंसर है। तो चलिए जरा राख का परसेंटेज कितना होता है इस पर चर्चा कर लेते हैं। कितना परसेंट होता है राख का परसेंटेज? बोल सर 0.8 होता है। 0 पॉइंट क्या होता है? 8 होता है एस का परसेंटेज, जिसे हम लोग बोलते हैं खनिज का परसेंटेज या राख का परसेंटेज। अब वो तत्व कौन कौन से जो पाए जाते हैं? तो बोले सर हमें इसमें क्या देखने को मिल जाता है? कैल्शियम देखने को मिल जाता है। इसमें हमें क्या देखने को मिल जाता है स्टूडेंट्स? कैल्शियम देखने को मिल जाता है। बोले हाँ सर कैल्शियम पाया जाता है गाय के दूध में। क्या पाया जाता है? कैल्शियम। बोले हाँ सर दूध में जो सफेदपन है वो क्या हो जाता है? कैल्शियम हो जाता है। कैल्शियम पाया जाता है। चलिए, कैल्शियम पाया जाता है बोले गाय के दूध में। बोले हाँ जी सर बिल्कुल, कैल्शियम हमें देखने को मिल जाएगा, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो। नोट डाउन करिए। लोहा है, लोहा, लोहा आपने बोला, किसी ने कहा कि हाँ आयरन भी मिलता है। आयरन, लोहा पाया जाता है। बोले कुछ कुछ परसेंट में लोहा पाया जाता है। नहीं पाया जाता लोहा गाय के दूध में। लोहा गाय के दूध में लोहा, बताओ। बोले हाँ सर बिल्कुल गाय के दूध में लोहा पाया जाता है, आप ऐसा कह रहे हैं। चलिए बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स कुछ मात्रा में गाय के दूध में हमें क्या देखने को मिलते हैं? लौह तत्व भी नजर आ जाते हैं। लौह तत्व भी हमें क्या आते हैं? नजर आ जाते हैं। ये भी हमसे पेपर में क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताइए, ठीक है, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से मिनरल्स हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो बोले यस बिल्कुल सर ठीक है, बनेगा हमसे। अब लोहा के बाद में, ठीक है, क्या इसमें आयोडीन पाया जाता है? आयोडीन, गाय के दूध में आयोडीन, आयोडीन पाया जाता है गाय के दूध में।
चलो गाय के दूध में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, जरा उसकी टोटल हम एक लिस्ट तैयार करते हैं कि गाय का दूध क्यों अमृत कहा गया। आपने सुना होगा गाय के दूध को अमृत माना जाता है। यदि आप गाय का दूध पीते हैं, ठीक है, तो आपको अमृत समान लगता है, बोले ऐसा कहा जाता है। सर गाय के दूध में हमें आयोडीन मिल जाता है। गाय के दूध में हमें क्या मिलता है, ये लिस्ट मिल रही है आपको, उसमें क्या मिलता है आपको, वो सर आयोडीन मिलता है। चलो एक आयोडीन हो गया। दूसरा आपने अभी लिखा, एक बार पुनः फिर से लिखेंगे, कैल्शियम अच्छे से देखिएगा, मिला लीजिएगा, टैली कर लीजिए, उसमें हमें कैल्शियम देखने को मिल जाता है। यदि आप बात करेंगे स्टूडेंट्स तो गाय के दूध में आपको फास्फोरस भी देखने को मिलता है। ये तत्व पूछे जाते हैं, कौन से तत्व होते हैं और कौन से तत्व नहीं होते हैं, तो उसमें फास्फोरस भी हमें मिल जाता है। ओके, गाय के दूध में आप लोगों को पोटेशियम भी देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा, पोटेशियम भी देखने को मिल जाएगा। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। और ये तो मेजर हो गए थोड़े से, मतलब इनकी मात्रा ज्यादा हमें देखने को मिलेगी, ज्यादा मात्रा में ये चार चीजें देखने को मिलेंगी, चार चीजें ज्यादा मात्रा में, ये चार चीजें ज्यादा मात्रा में। और कुछ जो हमें कम मात्रा में मिलते हैं लेकिन होते जरूर हैं, तो वो होता है स्टूडेंट्स हमारा सोडियम। सोडियम भी कुछ मात्रा में होता है, जिसे हम लोग Na बोलते हैं। Na मतलब सोडियम, इसमें सोडियम भी होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, सोडियम इसमें मिल जाएगा हमें देखने को। सोडियम के बाद में क्या होता है इसमें, और बोल सर मैग्नीशियम भी होता है। सोडियम के बाद में क्या हो जाएगा हमारा, बोल सर मैग्नीशियम, इसमें हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम भी देखने को मिल जाएगा। एक मिनट, ठीक है, मैग्नीशियम। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बनेगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो क्या मिलेगा इसमें हमें, मैग्नीशियम भी मिलेगा। ओके, ये कम कम मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में नहीं, कम कम मात्रा में मिलेंगे ये। मैग्नीशियम के बाद में क्या मिलेगा, जिंक। वही जिंक की गोलियां जो आप लोग खाते हो ना, कई बार बीमार हो जाते हो तो जिंक की गोलियां, कोरोना में बहुत ज्यादा खाए हो जिंक, जिंक की गोलियां बहुत खाए हो कोविड में। बोले हाँ सर ये वही वाला जिंक है, ये भी हमें देखने को मिलता है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या नहीं मिलता, तो बोले सर उसमें हमें आयरन नहीं मिलता है। कुछ लोग बोल रहे थे कि आयरन मिलता है, मैं वही टैली करवाना चाह रहा था कि आयरन नहीं होता है, लोहा दूध में नहीं पाया जाता है। और आप लोग अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि लोहा पाया जाता, बस यही गलती आपको पेपर में नंबर कटवा देगी। तो इन छोटी छोटी चीजों का आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि लोहा नहीं पाया जाता। और हमें पेपर में कौन कौन से ऑप्शन कई बार मिले, हमें लगता है कि लोहा होगा जबकि लोहा नहीं होता है बच्चों। चलिए, तो क्या क्या नहीं होता है, तो दूध में नहीं पाया जाता है, जो चीज नहीं पाई जाती है उसका ध्यान रखिएगा। लोहा नहीं मिलेगा आपको, आयरन नहीं होता है, लिखिएगा, ठीक है, ये नहीं पाया जाता है, लोहा नहीं होगा। ओके ठीक है। कई बार पेपर में पूछा जाता है कॉपर, कॉपर होता है क्या, कॉपर मतलब वो तांबा वाला कॉपर होता है क्या, सर कॉपर भी नहीं पाया जाता। हमें लगता है मैग्नीशियम पाया जाता होगा, मैग्नीशियम पाया जाता होगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। बोले सर मैग्नीशियम होता है लेकिन क्या नहीं पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। बोले हाँ, लेकिन मैग्नीशियम से ही जुड़ा जुड़ा एक और नाम आपने सुना होगा, सुना है क्या, ये मैग्नीज। दोनों में फर्क है, मैग्नीशियम और मैग्नीज में फर्क है। हमें मैग्नीशियम और मैग्नीज दो ऑप्शन ऐसे लगते हैं कि कहीं सेम है, और हमारा क्वेश्चन यहां पर गलत हो जाता है। तो ये तीन चीजें हमें नहीं मिलती हैं बच्चों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो इट ऑल्सो प्रोवाइड सम सोडियम, मैग्नीज, जिंक, ये हमें मिल जाएंगे, लेकिन ठीक है आयरन, कॉपर और मैग्नीज ये हमें यहां पर देखने को नहीं मिलते हैं। इस बात का विशेष ध्यान हमें रखना है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बनेगा पेपर में। अब स्टूडेंट्स पेपर में यह भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया गाय का जो गर्भाशय होता है, ठीक है, तो भाई गाय का गर्भाशय होता है, वैसे ही क्या होता है माताओं का गर्भाशय भी होता है। तो जब आपने देखा होगा जब कोई भी गाय क्या होती है स्टूडेंट्स, गर्भवती होती है, तो गर्भवती होने के बाद में वो क्या होती है 283 दिन बच्चे को रखेगी। लेकिन जब कोई गाय गर्भवती नहीं होती है, ध्यान से टॉपिक को समझिएगा, जब गाय गर्भवती नहीं होती है तो स्टूडेंट्स वो हर कितने दिन के बाद में ऋतुकाल में आती है। ऋतुकाल का मतलब होता है कि ठीक है जैसे महिलाओं में पीरियड्स आते हैं वैसे ही गाय में या भैंस में क्या होते हैं, ऋतुकाल आता है जब वो हीट पर आती है। हीट पर आती, जब उसे क्या करते हैं डॉक्टरों को दिखाकर गाय को गर्भधारण करवाते हैं, ठीक है, कृत्रिम तरीके से, या तो फिर किसी बछड़े के साथ में उसको क्या करवाते हैं, ऋतु में करवाते हैं। कितने दिन में आती है वो, साइकिल कितने दिन का होता है,
बोले सर वो 21 दिन बाद आता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम लोग बोलते हैं ऋतुकाल। ऋतुकाल चक्र जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एस्ट्रस साइकिल, इसे कहा जाता है हमारा एस्ट्रस साइकिल के नाम से जाना जाता है। तो बोले सर ये कितने दिन में आता है? सर ये 21 दिन में आता है, 21 डेज में आता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, 21 डेज में हमें देखने को मिल जाएगा। अब यदि स्टूडेंट्स हम आपसे एक क्वेश्चन इसमें यह पूछें कि भाई बताइए गाय के दूध का पीएच मान कितना होता है? गाय के दूध का पीएच मान, यदि गाय का दूध आपको दिया जाए और उसका पीएच मान निकालने के लिए जाए तो गाय के दूध का पीएच मान कितना होगा? लैब में ले गया आप लोगों ने दूध को और लैब में वहां पर चेक किया तो गाय का जो मिल्क है उसका पीएच मान कितना होगा? वेरी गुड, बहुत ही सही आंसर देते हुए आप सभी लोग, चलिए लगभग लगभग स्टूडेंट 6.7 के आसपास में होता है पीएच मान। पीएच मान क्या होता है? इसलिए वो क्या होता है ना, ज्यादा खट्टा होता है ना मीठा होता है, बिल्कुल एक बराबर क्या होता है, समान टेस्ट होता है। तो 6.7 से 6.9 के बीच में क्या होता है इसका पीएच मान होता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। भाई पेपर में भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहां से भी हमसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ओके, क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स ये पीएच मान के बाद में, ठीक है, हमें एक और क्वेश्चन जो हमसे बार बार पेपर में पूछा जाता है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, गाय की गर्भनाल होती है, जब गाय क्या होती है, जब जनती है। चलो हाँ, ये ऋतुकाल पर एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा कि भैया ऋतुकाल जो है, जो चक्र है वो हर 21 दिन में आता, तो कितने देर के लिए आता है? कितने देर के लिए आता है? जैसे महिलाओं, ठीक है, 3 से 4 दिन के लिए पीरियड्स होता है, किसी महिलाओं को 6-7 दिन तक होता है, किसी महिलाओं को 3 दिनों तक होता है। तो बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो वैसे ही जानवर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कितने दिन के लिए आता है। यदि मैं आपसे बात करूं कि जो एस्ट्रस साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितने दिनों का होता है, ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। जी वेरी गुड, बिल्कुल बताइएगा जरा। एस्ट्रस साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है तो क्या बताओगे? जी ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं 24 घंटे। वेरी गुड, 24 घंटे वाले वेरी गुड। गलत आंसर है, 24 घंटे नहीं होगा, 24 घंटे नहीं होता स्टूडेंट्स, 72 घंटे आप लोग बोल रहे हैं। ओके जी, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक्चुअल में जो है स्टूडेंट्स आपका वो 17 घंटे से लेकर 24 घंटे के लिए होता है। 24 घंटे के लिए होता है, मतलब वो 17 आवर्स से चालू हो जाता है और 24 आवर्स तक क्या होता है, चलता है। 24 आवर्स तक चलता है, ये उसका मेन टाइम ड्यूरेशन होता है। हालांकि वो चलने को 48 घंटे तक भी चलता है, कुछ कुछ गाय में 48 आवर्स तक भी चलता है। लेकिन जो गर्भ धारण कराने का जो सही समय होता है वो लगभग 17 घंटे से 24 घंटे के बीच में सही माना जाता है कि इस बीच में आप गाय को क्या करिए, डॉक्टर के द्वारा गर्भ धारण करवा दीजिए, या तो फिर आप किसी भी, ठीक है, उन्नत किस्म के सांड के साथ में ले जाके गर्भ धारण करवा दीजिए। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा हमसे यदि पेपर में पूछा जाएगा तो। अब यहां से एक और क्वेश्चन हमारे मन में यह आता है कि भैया गाय का दूध जब हम देखते हैं तो वो पीला होता है और भैंस का दूध सफेद होता है, गाय के दूध का पीलापन होता है। तो बोले यस सर, काउ मिल्क क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा येलो कलर का होता है। तो क्या पाया जाता है गाय के दूध में? विच एलिमेंट प्रेजेंट इन काउ मिल्क, या विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ मिल्क? गाय में दूध का पीलापन, गाय के दूध का पीलापन, गाय के दूध का पीलापन क्यों होता है? गाय के दूध का पीलापन, येलो कलर ऑफ मिल्क, येलो कलर ऑफ मिल्क, गाय की बात हो रही है। तो गाय का दूध जो होता है वो कैरोटीन नामक तत्व के कारण से, जी हां याद रखिएगा, कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन नामक तत्व के पाए जाने के कारण से गाय का दूध जो है वो पीला रंग का होता है। और कैसीन नामक तत्व,
कैसीन अभी नहीं बता रहे हैं, सिर्फ मतलब नाम बस बता रहे हैं। कैसीन नामक तत्व के कारण से भैंस के दूध का सफेद रंग होता है। भैंस का दूध हमेशा सफेद होगा, याद रखिएगा। तो सफेद रंग जो है वो कैसीन के कारण से होता है, और पीला रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण से होता है। तो गाय में हम सिर्फ कैरोटीन ही बस लिखेंगे, कैसीन आप याद रखिएगा। जब टॉपिक आएगा तो उस समय जरूर सबसे पहले बताइएगा। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करते हैं गाय जब क्या होती है, गर्भ धारण करती है और जब बच्चे को जन्म देती है तो स्टूडेंट्स उसकी गर्भनाल गिरती है। आपने देखा होगा उसकी, हम लोग आम बोल चाल में बोलते हैं कि भैया गाय ने बछड़े को जन्म दे दिया तो उसकी क्या हो जाती, नाल गिरती है। जैसे महिलाओं में भी देखा होगा आप लोगों ने, क्या होता है कुछ प्रेग्नेंट होने के बाद में जब बच्चों की डिलीवरी होती है तो बहुत सारी गंदगियां निकलती हैं और बहुत ज्यादा ब्लड भी निकलता है। देखा है क्या आप लोगों ने? बोले जी सर बिल्कुल देखा है। तो शायद वो गर्भनाल जब गाय की गिरती है, जड़ जिसे हम लोग बोलते हैं जड़ गिरना, ठीक है, गर्भनाल जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा, इसे क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा के नाम से इसे जाना जाता है, प्लेसेंटा कहा जाता है। अब ये प्लेसेंटा कितने दिन में गिरती है स्टूडेंट, मतलब कितने दिन में, कितने घंटे में गिरती है बताओ? गाय की जो गर्भनाल है वो कितने घंटे में गिरती है? लगभग 8 घंटे में। जी हाँ, वेरी गुड, लगभग 8 घंटे में गिरती है। लगभग कितने घंटे में गिरती है? हाँ, 8-10 घंटे आप करेक्ट आंसर बोल सकते हो। लगभग 8-10 घंटे के अंदर में क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, उसकी गर्भनाल गिर जाती है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, हमसे पेपर में यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 100% यहां से क्वेश्चन हमें बन जाएगा। चलिए, अब गर्भनाल भी आपको क्लियर हो गया है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स कि भैया गाय का जो क्या होता है, मांस होता है, गाय का मांस बंद है, गाय का मांस पर क्या लगा हुआ, बैन लगा हुआ है, तो इसके मांस को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? गाय के मांस को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? क्या इसके मांस को मटन कहा जाता है, चिकन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऐसा कुछ कहा जाता है, आप लोगों को याद होगा क्या कहा जाता है? बीफ कहा जाता है। वेरी गुड, चलिए यही जानना था, क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? तो बोल सर इसको क्या कहा जाता है? बीफ के नाम से जाना जाता है। बोल सर बीफ बैन हो गया है, क्या हो गया? बीफ कहा जाता है। याद रखिएगा, गाय के मांस को बीफ और भैंस के मान को बफन कहा जाता है। भैंस के मान को बफन, बफन, ठीक है, उसको भी बताएंगे। ये बीफ होता है, गाय का मांस बीफ और भैंस का मान बफन। चलिए उस पर भी चर्चा करेंगे आपसे। अब स्टूडेंट्स पेपर में ये सारे क्वेश्चन हम लोगों को गाय से संबंधित पूछे जाते हैं। तो A to Z क्वेश्चन जो गाय से अभी तक पेपर में आपसे पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की संभावना है, सभी क्वेश्चनों को हमने गाय से संबंधित आपसे बात किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर आगे की चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे स्टूडेंट्स फिर हम कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।